आज तक न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, इससे पहले आप इस कहानी की 36 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 37 मुलाहिज़ा फरमाएं। तुकीर सिर्फ इसलिए कराची आया है कि मेरी बगावत के सिलसिले में मजीद कड़ियाँ तलाश करने के साथ ही उस औरत का भी सुराग लगा सके जिसने एशियन सिंडिकेट लिमिटेड में मुलाजमत हासिल करने की कोशिश की थी, और इसीलिए वो सबसे पहले आपके मंगेतर से मिलने के लिए बेचैन है। उसने मेरे रुकते ही बोलना शुरू कर दिया। वो अपने खिलाफ होने वाली बाग़ियाना साजिश की वसअत का तयन करना चाहता है। किसी यकीनी नतीजे पर पहुंचने के बाद वो एक सिरे से दुश्मनों को सफाया शुरू कर देगा और हमें समझने की मोहलत भी न मिल सकेगी। लेकिन इस कहानी की बुनियाद उसी एक मफरूजे पर है कि K2 के पर्दे में तस्वीर या तुकीर में से कोई है। ऐसा है तो फिर तुकीर को बड़ी माँ का जिक्र दरमियान में लाने की क्या जरूरत थी? वो दुश्मन नहीं, दोस्त बनकर आया है। आपकी जज्बाती कमजोरी से खेलकर अपना काम निकालना चाहता है। बड़ी माँ के नाम पर आप मुझे लाजमन सामने ले आएंगे। मुझे पहचानते ही वो अपनी हिकमत अमली को आखिरी शक्ल दे डालेगा और शायद आपको मोहलत दिए बगैर किसी नाकाबिले बयान दुश्वारी में डाल देगा। उसे आजमाना मेरे लिए ज्यादा दुश्वार नहीं होगा। तुम्हारे बारे में उसे उम्मीदें दिलाकर मैं वक्त ले लूंगा। तुम्हारे सामने आए बगैर वो खुलकर सामने नहीं आएगा। मुझे तो ये सोच कर ही होल आने लगे हैं कि आपने अपने एक बदतरीन दुश्मन को अपनी छत के नीचे पनाह दी हुई है। अगर मेरे अंदाजे दुरुस्त हैं तो आपके भाई आज भी आपके अजली दुश्मन हैं। वो अभी तक इस बात को फरामोश नहीं कर सके हैं कि आपकी वजह से उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ा और लाहौर आकर आबाद होना पड़ा। अगर मेरा वहां से निकलना एक जुर्म ही था तो सबसे बड़े मुजरिम मेरे वालिद साहब भी ठहरते हैं। उन्होंने अपने हकीकी वसाइल पर कनात करने के बजाय चौधरियों के लिए काम करना शुरू कर दिया था, और सबसे बड़ी गलती उनसे ये हुई कि वो चौधरियों के वफादार थे। उनका कत्ल होना ही सबसे बड़ा उनका जुर्म बन गया था, और मुझे नहीं लगता कि मेरे वालिद के कत्ल होने के बाद मेरे गाँव छोड़ने की वजह से उन्हें भी गाँव वालों ने निकाल दिया था। वो अपनी मर्जी से निकले थे। अगर उनके दिल में कोई ऐसी बात या ऐसी रंजिश है तो वो उन्हें दूर करनी चाहिए थी। ये नहीं करना चाहिए था कि वो मेरे दुश्मन हो जाते। काश तुम्हारे सारे क़यासात गलत हो, मैंने तलख मुस्कुराहट के साथ कहा। दुरुस्त निकले तो रिज़्क़े हलाल का फलसफा अटल साबित हो जाएगा। मेरी खुद यही आरजू है कि काश मैं गलत सोच रही हूँ। वो जल्दी से बोली, लेकिन आपकी आखिरी बात मेरी समझ में नहीं आ सकी। हमारा घराना मुद्दतों रिश्वत की आमदनी पर। वो जल्दी से बोली, लेकिन आपकी आखिरी बात मेरी समझ में नहीं आ सकी। क्या आपने इतनी जल्दी किसी गैर पर एतबार कैसे कर लिया? जैसे आपका कहना है कि आप बचपन से बिछड़े हुए हैं, और आपने उसे पहचाना भी तो कैसे? सिर्फ एक खूनी रिश्ते के नाम पर धोखा खा लिया आपने। कुछ देर हमारे दरमियान गंभीर खामोशी तारी हो गई थी, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मुझे यकीन नहीं आता कि A2 जो बरसों से एक आवाज की सूरत में पूरी तंजीम पर हुक्मरानी कर रहा है, यूं अचानक तुकीर के रूप में सामने आ जाएगा। आखिरकार मैंने सुकूत तोड़ते हुए कहा, यकीन कहाँ, अभी तो सिर्फ शुबहात ही हैं जो गलत भी साबित हो सकते हैं। अब मुझे ख्याल आ रहा है कि सुल्तान शाह भी मुझे रोक कर कोई खास बात कहना चाह रहा था, लेकिन उजरत की वजह से मैंने उसे टाल दिया। फिर ऐन वक्त पर तुकीर भी वहां आ गया था। आपको उससे जरूर बात करना चाहिए। तुकीर की सबसे पहले तो उसी से मुलाकात हुई थी। उससे आप अंदाजा कर सकेंगे कि तुकीर क्या जानना चाह रहा था। हाँ, आज उससे जरूर बात करूंगा। उसी के साथ उसे घर से कहीं और मुंतकिल भी करने की कोशिश करूंगा। हालात ने अचानक कोई पलटा खाया तो वो चूहेदान में फंसा रह जाएगा। फिर मैं फोन पर कासिम के नंबर मिलाने लगा। दूसरी तरफ से फौरन ही जवाब मिला था। क्या खैर खबर है? मैंने दरियाफ्त किया। कुछ नहीं, दिलावर खान से बात हो गई है। 1-2 रोज में उसके साथ चला जाऊंगा। इस वक्त मैं बाहर से बोल रहा हूँ। मेरे पास से एक मेहमान ठहरा हुआ है। मामूल की गुफ्तगू के लिए तुम मुझे घर फोन कर सकते हो, लेकिन आपस के मामलात में जरा मोहतात ही रहना। मेरी तरफ से इशारा मिले बगैर कोई हल्की बात न कर बैठना। क्या ऊपर से कोई आया हुआ है? उसने बेसाख्ता लहजे में सवाल किया था। अरे नहीं, मेरा भाई दूसरे शहर से आया हुआ है। सिर्फ इसीलिए एहतियात का मशवरा दिया है कि कहीं वो दूसरी लाइन पर हमारी गुफ्तगू न सुन ले। मैं घर वालों में नेक नाम ही रहना चाहता हूँ, तुम बेफिक्र रहो। उसका जवाब सुनकर मैंने सिलसिला मुनक़ते कर दिया। या आपने बहुत अच्छा किया, गजाला तहसीन अमेज लहजे में बोली। अगर तुकीर का तंजीम से जरा भी ताल्लुक है तो मुझे बहुत मोहतात रहना होगा। जब वो MT-300 जैसे नाजुक मवासलाती आलात तक रसाई रख सकता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे मोटे शोबदे इख्तियार करके गुफ्तगू सुनना या रिकॉर्ड करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। सुबह मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगी। मुझे रवानगी पर आमादा पाकर उसने कहा, और उसी लम्हे कर्नल जवार ज़ैदी कहीं से मुझे आवाज़ देता हुआ वहां आ मौजूद हुआ। रास्ते में मेरा जहन उसी गुत्थी में उलझा रहा। मैं अपने दोनों भाइयों की सलाहियतों से इतना मरऊब नहीं था कि उन्हें किसी मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी का अहल समझ लेता, लेकिन गजाला की बातें भी बेवजह नहीं थी। मैं घर पहुंचा तो तुकीर ड्रिंक्स ट्राली समेत ड्राइंग रूम से ख्वाबगाह में मुंतकिल हो चुका था। उसने ख्वाबगाह में आराम कुर्सी से उठे बगैर मेरा इस्तकबाल किया। उसकी स्याह उकाबी आंखों में गहरे खुमार के टोरे तैर रहे थे, और तपाई पर तिलाई रंग स्याल का भरा हुआ गिलास मौजूद था। गालों मेरे चले जाने के बाद से मुसलसल ही पीता रहा था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि ना उसकी जुबान पर लुकनत थी और ना हवास में इंतजार। वो नहाए सुकून के साथ आराम कुर्सी पर बैठा फिजा में धुएं के मरगोले बखेर रहा था।
पनीर के डब्बे उसके हवाले करके मैं लिबास तब्दील करने अपने कमरे में चला गया। उजरत में लिबास बदल कर मैं तीसरे कमरे में गया तो सुल्तान शाह टेबल लैंप की मध्यम रोशनी में बिस्तर पर बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ नजर आया। मैंने वापस लौटने का इरादा किया ही था कि वो पहलू बदल कर धीमी आवाज में मुझे पुकार बैठा। मैं लपक कर उसके करीब जा पहुंचा और इस तरह उस पर झुक गया कि दरवाजा निगाहों में रह सके। थोड़ी देर बाद तुम जख्मों में शदीद तकलीफ से बेचैन होने की अताकारी शुरू कर देना। मैंने सरगोशियाना लहजा में जल्दी जल्दी कहना शुरू किया। मैं उसे शुबे का मौका दिए बगैर पहली फुर्सत में यहाँ से निकाल कर किसी महफूज मकाम पर तुम्हें मुंतकिल करना चाहता हूँ। मैं भी तुमको यही बताना चाह रहा था। वो बोला, नवार से तुम्हारी कोई भी रिश्तेदारी रही हो लेकिन वो मुझे जरा भी पसंद नहीं आया है। मैंने उसकी आंखों में खून की प्यास छलकती देखी है। जो कहूँ वो करते जाओ, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। ये कहकर मैं उसके पास से हट गया और सीधा तुकीर के कमरे में जा पहुंचा। वो बदस्तूर उसी हालत में नजर आया जिसमें मैंने चंद मिनट कबल उसे छोड़ा था। तुम बिला नोश मालूम होते हो, मैंने उसके मुकाबले कुर्सी संभालते हुए कहा। यह आदत कुछ अच्छी नहीं है। हर काम में एतदाल होना चाहिए। हर काम में एतदाल से काम ले सकता हूँ, बस यही एक कमजोरी है। उसने ठहरे हुए पुरस्कून लहजे में कहा, क्या तुम नहीं लोगे? तस्वीर भी तुम्हें नहीं ठोकते? मैंने अपने लिए गिलास सीधा करते हुए सवाल किया। वो खुद मेरे साथ पीता है, मुझे कैसे रोकेगा? उसने कहका मार कर कहा। बस यही बहुत बड़ी खराबी है। मैंने संजीदगी के साथ कहा, छोटे बड़े का लिहाज हर कीमत में बरकरार रहना चाहिए। यह एहतराम भी खत्म हो जाए तो बुरे भले की तमीज उठ जाती है। अब उनमें इतनी जुरात भी पैदा नहीं हो सकती कि तुमको टोक सके, और ये भरम तोड़ने में नाम नहाद बुजुर्ग अमूमन खुद ही पहल करते हैं। भरम व तहकीर अमेज अंदाज में हंसा। बाज लोग इसे भी भरम का दर्जा देते हैं। यह सब बेकार बातें हैं। काम की बात तो बस एक ही है, वाज शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां पर खुदा ना हो। तुम दोनों की आदत से बड़ी माँ को तो बहुत दुख होता होगा। तुम कुछ और बात नहीं कर सकते? वो बुरा समूह बनाकर बोला। पीते हो तो तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि इन फजूल बातों से नशा टूटने लगता है। मैं अचानक ही खांसने लगा और उसे मजबूरन खामोश हो जाना पड़ा। मेरी खांसी मुख्तलिफ सुरों में बुलंद होती रही और वो सब्र सुकून से मेरे संभलने का मुंतजिर रहा। जब मुझे खदशा हुआ कि कहीं खांस खांस कर गले में खराशें न पड़ जाएं, तो बतदरीज खामोश होने में ही आफियत नजर आई। क्या फेफड़े खराब है तुम्हारे? मेरे खामोश होने पर उसने नहायत इत्मीनान से सवाल दाग दिया। ए टू इतना कहते ही खांसी दोबारा चल पड़ी, लेकिन मुझे उसके चेहरे पर जरा भी तब्दीली के आसार नजर न आए। वो गिलास हाथ में थामे मुसलसल पुरस्कून अंदाज में मुझे देखे जा रहा था। तीर खाली क्या था, लिहाजा मैंने गैर जरूरी मुशक्कत तर्क कर दी और यूं गले को सहलाने लगा जैसे खांसी से वाकई खराशे आ गई हूँ। क्या हुआ एटू को? तुकीर ने खफीफ तरीन जज्बाती तगय्युर के बगैर सवाल किया। एक नई सिगरेट नजर आई थी। केटू के मुकाबले पर ए2 नाम था। पैकेट खरीद कर 8-10 सिगरेटें पी गया था। जब ही से गला खराब है, मैंने सोचा समझा उज़र पेश कर दिया। इस नाम की कोई सिगरेट मेरी निगाह से नहीं गुजरी। उसका लहजा बिल्कुल सपाट और बयानिया था। नहीं गुजरी होगी, बाहर की बनी हुई है। नाम बड़ा बेहुदा रखा है सिगरेट का। वो मुस्कुराने लगा। A2 से भला क्या बात बनी? नाम रखना ही था तो A1 रखा होता, कम अज कम वकार तो होता नाम में। तुम क्या काम कर रहे हो लाहौर में? मैंने कदर तवक्कुफ के बाद सवाल किया। क्या यह सवाल दूसरी बार किया है तुमने? इस बार उसके लहजे में हल्की सी चुभन पोशीदा थी, क्योंकि पहली बार जवाब अधूरा मिला था। मैंने हंसते हुए टुकड़ा लगाया। कारोबार तो जरूर कर रहे होगे, लेकिन लाइन क्या है तुम्हारी? मैं खुद भी आजकल संजीदगी से किसी नए कारोबार के बारे में सोच रहा हूँ। एक्साइज ड्यूटी ने प्लास्टिक के बड़े कारखानों की कमर तोड़ कर रख दी है। छोटी मोटी दुकानों में डाइयाँ और मशीनें लेकर बैठने वाले बाजार पर छाए हुए हैं। दाना लेकर महज मजदूरी पर काम कर रहे हैं। हर धंधे का यही हाल है। वो गिलास से एक घूंट लेकर बेपरवायाना अंदाज में बोला। ईमानदारी से तो गुजारा अभी मुश्किल हो गया है। कभी कभी तो दिल चाहता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर हेरोइन की तिजारत की जाए। बाहर का एक भी फेरा लग गया तो बरसों तक कमाने की फिक्र से आज़ादी मिल जाएगी। तो फिर कोशिश क्यों नहीं करते? कोशिश? वो इस्तिज़ाइया अंदाज में हंस पड़ा। कोशिश से कुछ नहीं होता। जिस दिन माकूल दाम देने वाला कोई गाहक टकरा गया तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसी के पीछे उलूंगा। वो लहजा भर के लिए खामोश हुआ, फिर बोला, यार तुम हमारी होने वाली भाभी को नहीं लाए? मैं गया था, वो घर वालों के साथ किसी शादी में गई हुई थी। उसे तुम्हारे साथ शहर से बाहर जाने पर एतराज तो नहीं होगा? क्यों? बाहर कहाँ ले जाना है उसे? मैंने हैरत से सवाल किया। बड़ी माँ की फरमाइश थी, मिलकर फौरन लौट आना। बहू बनकर आ जाएगी तो बड़ी माँ भी उससे मिल लेगी। कभी उसे बाहर ले जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। रवायत पसंद घराना है, इनकार कर दिया तो ख्वाह दामत होगी। तो तुम तो मेरे साथ चलोगे ना? बड़ी माँ मुझे अकेले घर में नहीं घुसने देगी। जरूर, मेरी खुशी का इजहार करते हुए कहा। मेरे लिए तो एन सआदत होगी। उसी लम्हे अंदर से सुल्तान शाह के कराहने की आवाज़ आई और मैं वहां से उठ गया। मैं बुखलाने की अदाकारी करता हुआ उसके कमरे में पहुंचा तो तुकीर मेरे पीछे लगा हुआ था। सुल्तान शाह कर्मनाक अंदाज में बिस्तर पर पहलू बदल रहा था। शायद उसने मेरे साथ तुकीर को भी देख लिया था, लिहाजा उसने हम दोनों को यकसर नजरअंदाज कर दिया और बदस्तूर शदीद तकलीफ में मुब्तला होने की अदाकारी करने लगा। इसकी हालत बिगड़ रही है, डॉक्टर को बुला लो। तुकीर ने गंभीर आवाज में मुझे मशवरा दिया। इसे अस्पताल मुंतकिल करना होगा। मैंने तशवीश ज़दा लहजे में कहा। डॉक्टर इसे दाखिल करने पर मुसर था, लेकिन ये जबरदस्ती मेरे साथ लौटाया।
डॉक्टर ने यही कहा था कि चोटें वक्त गुजरने के बाद सताएंगी। तो खड़े क्या हो, अभी ले ये चलते हैं इसे। एक लम्हे के लिए मैं सिटपटा कर रह गया। मैं नकलो हरकत से माजूर सुल्तान शाह को तुकीर की निगाहों से दूर निकाल ले जाना चाहता था और उस मरहले पर मेरे सर पर मुसल्लत हुआ जा रहा था, लेकिन मैंने फौरन ही संभाला ले लिया। तुम फिक्र ना करो, बिला वजह सारा लुत्फ गारत हो जाएगा। मैं इसे छोड़कर अभी वापस आता हूँ। थोड़ी सी बहस के बाद मैं उसे रोकने में कामयाब हो गया और सुल्तान शाह को उसी की मदद से अपनी कार की अगवी नशिस्त पर मुंतकिल कर दिया। मैं लिबास तब्दील करके बउजलत घर से रवाना हुआ तो भरा हुआ पिस्तौल मेरे पास मौजूद था। गाड़ी थोड़ी दूर निकलते ही सुल्तान शाह सीधा होकर बैठ गया। तुम्हें इस शख्स से होशियार रहना होगा। तुम्हारी गैर मौजूदगी में सारा जोर तुम्हारी लाहौर की मसरूफियात पर बता रहा था। मुझे गुलवाने की कोशिश की थी कि मैं भी तुम्हारे साथ लाहौर गया था, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। गजाला के बारे में तो कुछ नहीं पूछा था इसने? नहीं। अरे अरे, इस गली में गाड़ी कहाँ मोड़ रहे हो? मेरे अचानक स्टीयरिंग काटने पर वो बुरी तरह बुखला गया। उधर रास्ता बहुत तंग है। देखते रहो, मुझे सब मालूम है। मैंने अकबनुमा आईने से निगाहें हटाए बगैर कहा। हमारे निकलते ही थोड़े फासले से एक कार हमारे पीछे लगी थी। मुझे शुबा है कि हमारा ताक्कुब किया जा रहा है। ओह, ये तो बुरा हुआ, वो इस्तरारी लहजे में बोला। मैं गैर मुसल्ला होने के साथ जख्मी भी हूँ। तसादम हो गया तो तुम्हारे लिए बोझ बन जाऊंगा। कोई असला है तुम्हारे पास? असलहा भी है, परेशान होने की कोई जरूरत भी नहीं है। अपने उसान बाहर रखो। पिछली गाड़ी में सिर्फ एक ही आदमी नजर आ रहा है। लो, वो भी इधर ही मुड़ गई। उसकी रफ्तार खासी तेज है। सुल्तान शाह ने शायद मुड़कर पीछे आने वाली कार का जायजा लिया था। वो गालबन ताक्कुब करने के बजाय टकराव के मूड में है। अपना पिस्तौल मुझे दे दो। मैंने बेचुचरा अपने भरा हुआ रिवाल्वर है उसके सुपुर्द कर दिया, क्योंकि अकबी कार की रोशनियां तेजी से करीब आती जा रही थी और मैं ड्राइविंग के साथ उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से माजूर था। गली खत्म होती मेरी कार फिर कुशादा सड़क पर निकल आई। दूसरी कार बदस्तूर पीछे लगी हुई थी और दरमियानी फासला बतदरीज कम होता जा रहा था। पीछे आने वाली कार का इंजन खासा जानदार था, क्योंकि मैं एक्सीलेटर पर पांव का दबाव बढ़ाने के बावजूद दरमियानी फासला बढ़ाने में कामयाब न हो सका, बल्कि लहजा बलहजा वो कार करीब होती जा रही थी। जब मैंने उस मजबूरी को महसूस कर लिया तो अपनी गाड़ी की रफ्तार भी कम कर दी कि कहीं तेज रफ्तारी के बायस किसी हादसे से दो चार न हो जाऊं। ताक्कुब में आने वाली कार की रोशनियां आनन फानन में सर पर आ गई। उसे रास्ता दे दो, सुल्तान शाह पुरजोश लहजे में बोला। वो ओवरटेक करके हमारा रास्ता भला करने की फिक्र में है। जैसे ही बराबर में आएगा मैं उसे गोलियों पर रख लूंगा। वो जो कुछ सोच रहा था उस वक्त वही सबसे मुनासिब था। मेरे लिए कोई इंतखाब बाकी नहीं रहा था। अगर मैं उसे आगे निकलने से रोकने की कोशिश करता तो वो नहायत आसानी से फायर करके अकबी टायरों को नाकारा करके मुझे कार रोकने पर मजबूर कर सकता था। मैंने अपनी कार बाएं तरफ दबा ली। पिछली कार की रोशनियों का रुख कदरे तब्दील हुआ और जो ही वो सरात से मेरे कार के बराबर में आई, मुख्तसर से वक्फे से मेरे कान के पीछे दो होलनाक बारूदी धमाके हुए। बराबर वाली कार की खिड़कियों के शीशे के टुकड़े उड़ गए। उसमें से दबी दबी सी एक चीख भी गूंजी, लेकिन उस कार की रफ्तार कम होने के बजाय यक बयक तेज होगी। उस असना में मैं ये यकीन कर चुका था कि उस कार में एक ही आदमी मौजूद था। मेरी गाड़ी को ओवरटेक करने के बाद ताक्कुब करने वाली कार मेरे हेडलैम्प की जद में आई तो मैं चौंक पड़ा। कासिम की सुर्ख करोला को मैं उसके नंबरों समेत अच्छी तरह पहचानता था। मेरा ज़हन उलझ गया। कासिम को मेरे ताक्कुब की क्या जरूरत पेश आ गई थी? क्या मुआहदे की इब्तिदा में ही उसकी नीयत में फतूर आ गया था? उस वक्त सूरत हाल बिल्कुल ही बदल चुकी थी। कासिम की कार आगे दौड़ रही थी और हम उसका ताक्कुब कर रहे थे। गनीमत यह था कि फायरिंग के शोर पर किसी ने भी हमारा पीछा करके अपनी जान खतरे में डालने की हमाकत नहीं की थी, बल्कि जो इक्का दुक्का गाड़ियां उस समत में आ रही थी वो भी शायद जैली गाड़ियों में जा घुसी थी और अकबनुमा आईने में सड़क दूर तक साफ नजर आ रही थी। कासिम की करोला के इंजन की कारकर्दगी का मुझे खूब अंदाजा था, क्योंकि एक बार वो कार मेरे तसर्रुफ में भी रह चुकी थी, लेकिन आगे निकलने के बाद उसकी रफ्तार खासी कम थी। ताक्कुब करने वाला फरार होना चाहता तो उसके लिए रास्ता खुला था। फिर आकर उस आंख मचोली का क्या मतलब था? वो फिर उलझने पर आमादा है। सुल्तान शाह की तशवीश सदा आवाज मेरे कानों से टकराई। ये कासिम की कार है। मैंने उसे आगाह किया। ओह, तो वो बदमाश अभी से शरारत पर उतर आया है। मुझे तो पहले ही उसकी सूरत पर ताव आता रहा है। वो आगे जा रहा है तो तुम अपना रास्ता क्यों नहीं बदल लेते? मुझे कोई बात खटक रही है। रफ्तार कम करो। रफ्तार कम रख कर वो मुझे अपने ताक्कुब में उकसा रहा है। मैं देखूंगा कि वो आखिर चाहता क्या है। दोनों गाड़ियां तारीख स्टेडियम रोड पर तोड़ती हुई राशिद मिन्हास रोड पर घूम गई। 2 नंबर ड्राइवान सैनमा से जरा आगे अचानक कासिम की कार रुकी और ड्राइविंग सीट पर से एक हेवला नीचे उतरा। मैंने बेसाख्ता ब्रेक पैडल पर पांव रख दिया, क्योंकि अगली कार से उतरने वाला कासिम बजाते खुद था। हेडलैम्प की रोशनी में वो हाथ उठाकर मुझे रुकने का इशारा कर रहा था। दूसरा खाली हाथ पहलू में झूल रहा था और बज़ाहिर उसकी जेबें भी खाली नजर आ रही थी। होशियार रहना, कहीं इसमें भी कोई चाल न हो। मुझे कार रोकने पर आमादा पाकर सुल्तान शाह ने वार्निंग दी। तुम तैयार रहो, वह जरा भी चालाकी दिखाने की कोशिश करे तो बेदरीक गोली मार देना। मैंने सफाकाना लहजा में कहा। मेरी कार रुकते ही कासिम तीर की तरह बराबर वाली खिड़की पर आया था और गुराते हुए बोला था, तुमने मेरा शाना उधेड़ कर रख दिया है। यही मेरी हमदर्दी का बदला था। उसका बायां शाना वाकई लहू लुहान था, क्योंकि गहरे रंग की कमीज उस मकाम पर खून में लथड़ी हुई थी। तुम्हें मेरा ताक्कुब करने की क्या जरूरत थी?
मैंने उसे घूरते हुए तुरश लहजे में सवाल किया। इस वक्त मेरे आदमी 3 गाड़ियों में तुम्हारे मकान के गिर्द मंडला रहे हैं। वो तो गनीमत हुआ कि चलते वक्त मैं करीब ही था और तुम्हें निकलते देखकर मैंने खुद तुम्हारे पीछे आने का फैसला कर लिया। मैं तो मौका पाकर रास्ते में तुम्हें रोकना चाह रहा था ताकि तुम्हें बदतरीन खतरात से खबरदार कर सकूं, और तुमने मुझ पर फायर झोंक मारे। मेरी रीढ़ की हड्डी में चींटियां सी रेंगने लगी। उसके आदमी मेरे मकान की निगरानी क्यों कर रहे थे? वो मुझे किन खतरात से बाखबर करना चाह रहा था? फायरिंग तक मुझे मालूम ही ना हो सका कि कौन मेरा ताक़ुब कर रहा है। वो तो जब तुम्हारी गाड़ी सामने आई तो मुझे पता चला कि तुम्हारी है। बाहर न खड़े रहो, अंदर आ जाओ। कोई गश्ती पार्टी आ गई तो बिला वजह बाजपुरस शुरू हो जाएगी। मैं गाड़ी यहाँ नहीं छोड़ सकता। तुम किधर जा रहे हो? उसने रखाई से सवाल किया। अकबर के अस्पताल का इरादा था, इसे वहां दाखिल करवाना है। ओह, शायद उसके साथ ज्यादती कर बैठा था मैं, कासिम ने मुतासफाना लहजे में कहना चाहा। बकवास मत करो। सुल्तान शाह उसकी बात काट कर किसी खटके कुत्ते की तरह घुराया। मुझे तुम्हारी किसी हमदर्दी की जरूरत नहीं। तो बेचारा ये सुनकर ज्यादा खुशी ना हो कि तुम्हारे ऊपर लाइल्मी में गोलियां मैंने ही बरसाई थी। चलो हिसाब बराबर हो गया। कासिम ने खिलाफे तो को नरम लहजे में कहा, फिर मुझसे मुखातिब हो गया, तुम चलो, मैं भी वहीं पहुंचता हूँ। अकबर मेरा शनासा है, वहां मेरे जख्म की ड्रेसिंग किसी उलझन के बगैर हो जाएगी। वो अपनी कार में जा बैठा और मैं आगे रवाना हो गया। मैं अंदाजा लगा चुका था कि अकबर बहुत हरीस इंसान था। जब वो रक्शी जैसी मुजरमा को मरीजा बनाकर अपनी इलाजगाह में पनाह दे सकता था तो माकूल रकम की तवक्को में सुल्तान शाह को भी सेहतमंद होने तक अपने मरकज में रख सकता था। दोनों गाड़ियां आगे पीछे इलाजगाह के अहाते में दाखिल हुई। मैं सुल्तान शाह को गाड़ी में छोड़कर कासिम के साथ अंदर गया और चंद मिनट में सुल्तान शाह के लिए एक कमरा मिल गया, क्योंकि उस मरकज के निचले अमले के लोग भी अकबर और कासिम के मरासिम से वाकिफ थे। हम सुल्तान शाह को लेकर कमरे में पहुंचे तो एक डॉक्टर, 2 नर्सों और ड्रेसिंग ट्राली समेत वहां कासिम का मुंतजिर था। उसने फौरन ही कासिम की कमीज उतरवा कर उसके जख्म की सफाई शुरू कर दी। मैं मौका पाकर वहां से निकला और रक्शी के दरवाजे पर जा पहुंचा। पहली दस्तक के जवाब में उसने दरवाजा खोल दिया और मुझे देखकर हैरत से पलकें झपकाने लगी। खुदा खैर करे, एक दिन में दूसरी बार कैसे नजर आ रही? यहाँ आंखें सेकने के लिए आया हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सुना है कि हिस्टेरिया के दौरे में मरीज लिबास भी तार कर देता है। तुम्हारे दौरे के औकात क्या है आजकल? कासिम उसे पसंद नहीं करेगा कि तुम हद से तजावुज करने लगो। वो शौक लहजे में बोली, मुश्किल यही है कि तुम्हारे मामले में आज तक हद का तायुन नहीं हो सका। ऐसे कासिम भी इस वक्त इसी छत के नीचे मौजूद है, चाहो तो उसे भी यहाँ बुला लो। कासिम कहाँ है वो? उसने हैरत से सवाल किया। एक कमरे में बड़ा मरहम पट्टी करवा रहा है, उसे गोली का जख्म आया है। मैंने सपाट लहजे में कहा और वो बेचैन होकर अपने कमरे से राहदारी में निकल आई। क्या हुआ? किसने गोली मारी उसे? उसने मेरा बाजू थाम कर घबराए हुए लहजे में सवाल किया। बदकिस्मती और गलतफहमी की बुना पर मेरे ही आदमी का निशाना बन गया। मैंने उसके हमरा निचले फ्लोर पर जाते हुए कहा, सितारे अच्छे थे कि शाने पर सती सा जख्म आया है, वरना गोली खोपड़ी में भी उतर सकती थी। उसका किरदार जैसा भी रहा हो, मगर वो कासिम के लिए अपने दिल में मोहब्बत रखती थी। जब तक उसने कासिम को अपनी आंखों से न देख लिया, उसकी बेकरारी काबिल दीद थी, और यही वो मकाम था जहां मशरकी औरत की शनाख्त अलग हो जाती है। ड्रेसिंग के बाद जब अमले के अराकीन चले गए तो रक्शी कासिम के शाने को सहलाते हुए बिस्तर पर दराज सुल्तान शाह को घूरने लगी और वो बौखलाकर छत की तरफ तकने लगा। ये मेरा साथी है। मैंने उसे मुतल्ला किया। उस रात कासिम ने नहायत बेदर्दी के साथ इस पर हाथ उठाया था और आज इसी की चलाई हुई गोली से जख्मी हुआ है। तो इस रात का बदला लिया है तुमने कासिम से? मुखजिले लहजे में बोली। जो कुछ हुआ गलतफहमी में हुआ है, मैं इसके पीछे था, ये लोग मुझे ना पहचान सके। आज रात हालात ने एक बिल्कुल नई करवट ली है। डैडी अचानक अताब में आ गया। खुलकर बात करो, अब तो यहाँ कोई गैर नहीं है, मैंने मुसरबाना लहजे में कहा। आज शाम मुझे A2 से बराह रास्त तुम्हारे मकान की निगरानी का हुक्म मिला था। वहां से निकलने वाले हर शख्स का ताकुब करके उसके क्वाइफ जमा करने हैं जो कल सुबह A2 को देने होंगे। वो मुझे बताने लगा, दूसरी तरफ तुमने आज ही मुझे फोन पर एहतियात बरतने का मशवरा दिया था, क्योंकि तुम्हारे पास कोई मेहमान ठहरा हुआ है। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे मेहमान की मौजूदगी A2 को पसंद नहीं आई और वो तुम्हारे बारे में कड़ी छानबीन कराना चाहता है। लेकिन A2 तो लाहौर में है, उसे क्या खबर कि डैनी के पास कौन ठहरा हुआ है? रक्शी ने एतराज दाग दिया। ये मेरा अंदाजा है, हो सकता है कि हम लोगों के अलावा भी A2 की इतलात का कोई और जरिया हो। कासिम ने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि सुबह मुझसे सवाल किया जाएगा कि डैनी जख्मी को लेकर कहाँ गया था, बल्कि ये पूछा जाएगा कि डैनी ने जख्मी को कहाँ छोड़ा था। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी तौसीक की। बिल्कुल, कासिम ने मेरी तायद करते हुए कहा। उसे यहाँ दाखिल करा के तुम अकेले ही घर वापस जाओगे। अब तो सोच रहा हूँ कि घर जाना मुनासिब भी होगा या नहीं। मैंने संजीदगी के साथ कहा, ऐसा ना हो कि घर जाने के साथ ही नाकाबिले बयान मुश्किलात का सिलसिला शुरू हो जाए। लेकिन ये हो क्या रहा है और उसका सबब क्या है? रक्शी ने मुझसे सवाल किया। मेरा ख्याल है कि A2 या उसका कोई अहम हरकारा कराची में मौजूद है। मैंने कहा, ओह, तुम्हारा इशारा अपने मेहमान की तरफ तो नहीं है? कासिम ने तहय्युर अमेज लहजा में दरियाफ्त किया। मुझे उस पर शुबा है। मैंने ईमानदारी से कहा, कासिम को मेरे घर की निगरानी पर लगाकर न सिर्फ उसकी हिफाजत की जा रही है, बल्कि मेरे मिलने जुलने वालों की फहरिस्त भी मुरत्तब की जा रही है, जिसमें किसी औरत को मरकजी अहमियत हासिल है। कासिम ने ड्रामाई अंदाज में लुकमा दिया। औरत का जिक्र कहाँ से आ गया? मैंने हैरत से सवाल किया। मुझे हुक्म दिया गया था कि अगर तुम्हारे मकान में कोई औरत देखी जाए तो उसे हर कीमत पर अगवा कर लिया जाए।
कासिम ने वजाहत करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पीछे आ गया हूं, मगर मेरे आदमी उस हुक्म की तामील करेंगे। आखिर तुम्हारे हवाले से A2 को किस सूरत की तलाश है? हो सकता है कि वो मुझे रक्षी का शरीक कार समझ रहा हो। मैंने उनके ज़हनों को गलत राह पर डालने के लिए गजाला के बजाय रक्षी को मुलव्वस करते हुए कहा, ऐसी सूरत में वो निगरानी और अगवा का हुक्म मुझे हरगिज न देता, क्योंकि तुम मेरे और रक्षी के बारे में उसे गुमराह कर चुके हो। यही तो अहम नुक्ता है, मैंने पुरजोर लहजे में कहा। उसे अब ख्याल आया होगा कि कहीं मैं शुरू ही से झूठ न बोलता रहा हूँ, रक्षी के साथ खुद हमदर्दी करता रहा हूँ और इल्जाम तुम्हारे सर रख दिया हो। खैर, ये सब फजूल बातें हैं। असल सनसनीखेज खबर यह है कि A2 का कोई अहम कारिंदा डैनी का मेहमान है। क्यों ना हम बाला ही बाला उस पर हाथ डाल दें? रक्षी ने पुरजोश लहजे में कहा। हरगिज नहीं, मैंने सख्त लहजे में कहा। उसका बाल भी बेका हुआ तो A2 कासिम की जिंदगी जहन्नुम बना देगा। लेकिन तुमने तो कहा था कि आने वाला तुम्हारा भाई है जो किसी दूसरे शहर से यहाँ पहुंचा है, कासिम ने सवाल किया। फिर अब उस पर शुबहात क्यों पैदा हो रहे हैं? यह हकीकत है कि वो मेरे भाई के ही रूप में आया है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि मुझे अपने भाई को देखे हुए एक मुद्दत हो चुकी है और मैं उसको शिनाख्त करने से कासिर हूँ। तो तुम जाकर उसे बराह रास्त क्यों नहीं घेर लेते? कासिम ने सवाल किया। तशद्दुद के सामने तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। अब मुश्किल है, अभी तक तो मुट्ठी बंद थी, अब खुल गई है। A2 मेरे गिर्द अपना जाल कस रहा है। उसे जिस किसी पर शुबा हो जाए उसकी जिंदगी की मोहलत खत्म हो जाती है। अब तो मेरा सामने आना मौत को दावत देने के मुतरादिफ होगा। मैं दूर रहकर ही मुदाफत कर सकूंगा। यानी अब अपने ही घर नहीं जाओगे? सुल्तान शाह ने बेयकीनी के साथ सवाल किया। जिंदगी की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती सुल्तान शाह। मकान तो सैकड़ों बना लिए जाएंगे। मेरी मुस्तकिल आमदनी का जरिया फैक्ट्री की सूरत में बरकरार है। मैं हफ्तों भी उधर का रुख ना करूं तो मेरा काम चलता रहेगा। मकान और फैक्ट्री को तबाह भी किया जा सकता है, रक्षी ने ख्याल अंगेज लहजे में कहा। जिक्र जो ठहरी, मेरी एक एक कील का इंश्योरेंस है, मैंने पूरे एतमाद लहजे में कहा। मुझे माली तौर पर जिक्र जाना मुश्किल है। मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा था, लेकिन मेरे जहन में सूरत हाल की बहुत मुहिब तस्वीर सरोबार रही थी। रमजान चाचा से मेरी मुलाकात फैसला कुन साबित हुई थी। उस शख्स की गवाही ने A2 की निगाहों में मुझे झूठा साबित कर दिया था और तुकीर कोई अटल फैसला करके मेरे पास पहुंचा था। लेकिन फैसले पर अमल करने से पहले वो मेरे साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेल रहा था, ताकि मुझे उलझा कर मेरी वसातत से गजाला पर हाथ डाल सके। गजाला के सामने आते ही मेरी बाजी खत्म हो जाती और तुकीर मुझ पर आखिरी वार कर गुजरता। उस वक्त कासिम का मुझसे टकराना बहुत कारामद साबित हुआ था, वरना उससे पहले तो मेरे जहन में सिर्फ शुबहात ही थे जिन्हें कासिम की कहानी ने यकीन में बदल दिया था। अब मुझे क्या करना है? मैं सारी रात यहाँ नहीं रुक सकता, कासिम ने सवाल किया। तुम्हें 2 काम करने हैं, मैंने फैसला कुल लहजे में कहा। अव्वल तो दिलावर खान के साथ सरहदी इलाकों में जाने का प्रोग्राम मुलतवी कर दो, क्योंकि हालात ना मुवाफिक हैं। 2 ये भूल जाओ कि मैं सुल्तान शाह के साथ यहाँ मुकीम हूँ। तुम्हारे बारे में A2 को कुछ ना कुछ तो बताना ही होगा। वो सुबह फोन करेगा मुझे, कह देना कि रात भर मकान से कोई कहीं नहीं गया, सुल्तान शाह ने कहा। कासिम बोझल अंदाज में हंस दिया। डैनी के मुश्तबा मेहमान को क्यों भूल रहे हो तुम? अगर वो A2 का मुखबर है तो मेरा झूठ फौरन पकड़ लिया जाएगा। तुम कह सकते हो कि हमें सिविल अस्पताल पहुंचाकर तुम वापस लौट गए थे, मैंने सोचते हुए कहा, और सब ही ने उस ख्याल की पूरी तरह तायद की। खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी आंखें खुल गई। रक्षी और कासिम के रुखसत होने के बाद सुल्तान शाह गहरा सांस लेकर बोला, मुझे तो तुम्हारा भाई पहले ही नजर में फ्रॉड मालूम हुआ था। मैं दिन ही में गायब हो जाता, लेकिन तुम्हें उसके चुंगल से निकालना जरूरी था, मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। मेरे रुपोश होते ही तुम उसकी झल्लाट का निशाना बन जाते और शायद तुम्हारा सुराग पाना भी दुश्वार हो जाता। ऐसा मालूम होता है कि अब खुली जंग शुरू हो गई है। काश मैं जल्द अज जल्द तुम्हारा साथ देने के काबिल हो सकूं। अभी तो एक और मुश्किल पैदा हो गई। कासिम ने शायद इस पहलू पर गौर ही नहीं किया है। वो क्या? उसने अपनी खोपड़ी सहलाते हुए सवाल किया। कासिम के साथ मिलकर काम करने का जो समझौता हुआ है उसमें बुनियादी बात यह है कि मैं तंजीम में अपनी रुकनीयत से भरपूर फायदा उठाऊंगा। अगर मैं बाहर हो गया तो मुझे हिस्सादार क्यों रखेगा? उसका तो बाप भी रखेगा। वो A2 के साथ रहकर गद्दारी करेगा तो तुम उसकी कीमत वसूल करने के हकदार होगे। ना माना तो उसे उठाकर आजाद इलाके में ले जाऊंगा। वो बात की बात है। वैसे भी वो आमदनी मेरे लिए गैर अहम है। मेरा मिशन तो इस तंजीम की बेकुनी है और शायद अब उसका वक्त आन पहुंचा है। अगली सुबह सबसे पहले मैंने गाड़ी से गुलू खुलासी हासिल की और उसे खारादर के इलाके में एक जगह छोड़ दिया। कार की वजह से शहर में कहीं भी मुझे आसानी से पहचाना जा सकता था। एक कॉल ऑफिस से जहांगीर को फोन किया तो मेरी आवाज पहचानती हुए बौखलाए हुए अंदाज में शुरू हो गया। रात के 3 बजे A2 ने उसे गहरी नींद से बेदार करके फोन पर मेरी तलाश का हुक्म दिया था और वो बेचारा नींद की झोंक में फोन करने के बजाय खुद ही मेरे घर दौड़ा चला गया था, जहां तुकीर ने खुश्क नजरों के साथ उसका इस्तकबाल किया। घर में अजीब सा समा था। इतनी रात के मुलाजमीन ड्राइंग रूम में तुकीर के सामने मौजूद थे और वो उनसे मेरे इम्कानी ठिकानों के बारे में मालूमात हासिल करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। तुकीर जहांगीर के लिए अजनबी था, लेकिन उसके तहमकाना तर्ज अमल की वजह से जहांगीर उससे गुफ्तगू को तूल देने की हिम्मत न कर सका और वापस हो लिया। वापसी में सारे रास्ते उसका ताक्कुब किया गया और 5 बजे दोबारा A2 की कॉल आ गई। मेरा सुराग न मिलने पर वो सख्त बरहम था।
जागीर ने मुझसे उस बारे में बहुत से सवालात करने चाहे, मुझे अपने घर आने की दावत दी, मेरा ठिकाना दरियाफ्त किया, लेकिन मैंने उसे संगीन खतरात के हवाले से टालकर सख्त हदायत कर डाली कि मेरे फ़ोन का तज़किरा अपनी ज़ात तक ही महदूद रखे। फिर मैंने सरसरी अंदाज में गजाला को भी हालात से आगाह कर दिया। तफसीलात में जाए बगैर मैंने सिर्फ उस कदर बताया कि खतरा भांप कर मैंने अपनी क़यामगाह को खैरबाद कह दिया था और कामरान की इलाजगाह के एक कमरे में रहाइश इख्तियार कर ली थी। वो मुसर हो गई कि ये मखदूश मुद्दत में उसके घर पर गुजार लूँ, लेकिन बदिक्कत तमाम मैंने उसे अपना हमनवा बना ही लिया। उन दोनों अहम कामों से फारिग होकर मैंने अपने घर का नंबर मिलाया तो दूसरी तरफ से अपने एक मुलाजिम की रूहानसी आवाज़ सुनाई थी। चंद घंटों के असाबी तनाव में तुकीर ने शायद उन सब की जिंदगी तलक करके रख दी थी। मेरी आवाज़ पहचानते ही वो बेचारा बिलक कर रो पड़ा। तुम्हारा भाई अजीब पागल आदमी है साहब, उसने रोते रोते बताया। 3 बजे मार मार के सबको उठा दिया और पूछने लगा कि तुम्हारा साहब कहाँ है। फिर कई दफ़ा फ़ोन किया, कभी असली आवाज़ में बोलता था, कभी ऐसा मालूम होता था जैसे उस पर जिन्न आ गया हो। अंदाज बिल्कुल ही बदल जाती थी। समझ में नहीं आता था कि क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। तुम घर कब आओगे साहब? मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो रहमत, मैंने नर्म मुश्फिकाना लहजे में कहा। मैं खतरे में हूँ, कुछ पता नहीं कि कब तक घर ना आ सकूँ। तुम लोग घर से जो कुछ भी ले सकते हो लेकर खामोशी से किसी तरह निकल जाओ। तुकीर उस वक्त कहाँ है? पता नहीं साहब। मेरी अलविदा बातें सुनकर उसकी हालत गैर होने लगी थी। एक काली गाड़ी आई थी, उसी में कहीं गया है। शराब तो पानी की तरह पीता है, आपका सारा सामान भी बखेर डाला है, पता नहीं क्या ढूंढ रहा था। मैंने उसे तसल्ली देकर सिलसिला मुनक़ते कर दिया। रहमत से गुफ्तगू के बाद मेरे जहन से रही सही धुन भी साफ होगी। अगर तुकीर आवाज़ बदल कर फ़ोन करता रहा था तो यकीनी तौर पर खुद ही A2 था। वो पूरे अतमाद के साथ मुझे अपने शिकंजे में जकड़ने की नीयत से लाहौर से कराची आया था। अपनी दानिश में उसने गजाला को सामने लाने के लिए बड़ा खूबसूरत नाटक रचाया था, लेकिन उसकी सब तदबीरें धरी की धरी रह गई थी। गजाला अपने घर की 4 दीवारी में महफूज व मामून थी और मैं कतई आज़ाद। अलाजगाह की तरफ वापस लौटते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुकीर के लिए जिंदगी को जरा दुश्वार बना दूं। वो मेरा भाई बनकर आया था तो क्या बात थी, लेकिन उसने जिस तरह मुझे चारों तरफ से घेरने की कोशिश की थी उससे साफ दुश्मनी नजर आ रही थी। रास्ते ही से मैंने पुलिस के एक आला तरीन अफसर को फोन कर दिया। तुकीर या A2 से मेरी जंग छिड़ चुकी थी और जंग में हर बात जायज होती है। वापसी पर मैंने सुल्तान को सिर्फ यही बताया कि मैं कार से पीछे छुड़ाने गया था। अगर उसे ज्यादा तफसीलात बता देता तो वो जोश में बाहर ही निकल पड़ने पर तुल जाता, जबकि मेरे लिए उसे संभालना दुश्वार होता। शाम का धुंधलका फैलने के साथ ही मेरी तबीयत पर इस्तराब तारी होने लगा। मैं पुलिस की कार्रवाई के नताइज देखने के लिए बेचैन था, लेकिन मेरा अपने घर के कुर्बो जवार में पाया जाना मेरे हक में बदतरीन साबित हो सकता था। और रात मैंने सिगरेट फूंक फूंक कर बेचैनी से जागते हुए बसर की। सुल्तान शाह यही समझता रहा कि मैं हालात की वजह से परागंदगी का शिकार हूँ, जबकि हकीकत ये थी कि मुझे पुलिस की कार्रवाई की जानिब से खदशा लाहक था। मैंने अपनी दानिश में हर वो हरबा इस्तेमाल किया था जो पुलिस को किसी बड़ी कार्रवाई पर उकसा सके, लेकिन यह अंदेशा भी था कि उस गुमनाम इतला को यकसर नजरअंदाज कर दिया जाए। लेकिन सुबह का अखबार देखते ही मेरा दिल बिलियों उछलने लगा। पहले सफ़े पर जली सुर्खी में एक बड़े छापे की तफसील दर्ज थी और खबर के नीचे मेरे मकान की तस्वीर मौजूद थी। अखबारी इतलात के मुताबिक मुकामी पुलिस ने एक कातिल और मंशियात के बदनाम स्मगलर की मौजूदगी की इतला पर भारी जमीयत के साथ मकान को मुहासरे में लेकर अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो बावर्दी पुलिस वालों पर इमारत से स्टेन गन से गोलियों की बौछार कर दी गई, जिसके नतीजे में 2 सिपाही शदीद जख्मी हो गए। यूं बाकायदा फायरिंग के तबादले का आगाज हो गया। जब मैसूर इमारत पर पुलिस का दबाव बढ़ने लगा तो इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों से आग के होलनाक शोले भड़क उठे। उसी के साथ फायरिंग भी होती रही। आखिरी खबरें आने तक पुलिस चलती हुई इमारत में घुसने में कामयाब हो चुकी थी। अंदर से फायरिंग का सिलसिला मौकूफ हो चुका था। मुतअद्दद फायर इंजन आग बुझाने में मसरूफ थे और सुलगते हुए मलबे से एक लाश बरामद की जा चुकी थी। लाश की बरामदगी की खबर पड़ते ही मेरे जहन को एक झटका सा लगा और मैंने शिकस्त खोरदा अंदाज में अखबार अपनी गोद में डाल लिया, क्योंकि मुतवफ़्फ़ी का जो हुलिया खबर में दर्ज था वो मेरे मुअम्मर मुलाजिम रहमत का था। मैं अखबार के मुताले में मुनहमिक था। रहमत की नागहानी मौत पर मुझे दिली सदमा हुआ था। मकान के सुलगते हुए मलबे से उसकी लाश की बरामदगी की खबर पड़ने के बाद मैं खासी देर तक दोबारा अखबार न देख सका था, लेकिन फिर मुझे खुद पर जबर करना पड़ा। तुकीर A2 या उसके किसी बेजिगर हरकारे से मेरी खुली जंग का आगाज हो चुका था और इस जंग में एक एक लम्हा कीमती था, जिसे मैं रहमत के सोग में गुजार कर मजीद दुश्वारियां मोल ले सकता था। रहमत का ताल्लुक इंसानों की उस कबील से था जिसके खमीर में वफा का अंसर फरावानी के साथ मौजूद होता है। ऐसे लोग जिस दर से अपनी रोजी कमाते हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान भी देने को आमादा रहते हैं और जज्बे की शिद्दत बसुकात इतनी बढ़ जाती है कि वो मालिक से ज्यादा दर्दमंद नजर आते हैं। रहमत के साथ भी यही कुछ हुआ था। उसे फ़ोन पर बात हुई तो मैंने उसे अपनी ज़रूरत का सामान लेकर घर से निकल जाने की इजाज़त दे दी थी। उस वक्त तुकीर भी मकान पर नहीं था। रहमत बाबा के लिए जिंदगी भर की खिदमत का सिला समेटने और फिर किसी बेनाम रास्ते पर निकल जाने का सुनहरा मौका मौजूद था, लेकिन उसे बुरा वक्त आने पर पर्दा चौखट छोड़ने गवारा नहीं की।
जिस पर वो बरसों से अच्छा वक्त गुजारता आया था। शायद दूसरे मुलाजमों ने उसे खुली छूट से फायदा उठाया था, मगर रहमत बाबा मेरे घर का निगहबान बनकर वहीं डटा रहा। तुकीर सिया गाड़ी में घर से चला गया, फिर शायद वापस लौटा होगा और उसने रहमत बाबा को अपनी झंझलाट अमेज ज्यादतियों का निशाना बनाया होगा। फिर पुलिस की कार्रवाई का आगाज हुआ। फिजा में बारूदी तमाकू की बू फैलती की, लेकिन रहमत बाबा ने घर को लावारिस छोड़कर भाग जाना गवारा नहीं किया और आखिरकार तुकीर घर में पेट्रोल छिड़ककर आग के शोलों और धुएं की ओट में वहां से फरार हो गया। रहमत बाबा शायद आग में गिरा अपनी जान से बेपरवाह भयानक शोलों से लड़ता रहा। मालिक के असासों को बचाने की फिक्र में उसने अपनी जान की पूंजी भी गंवा दी। रहमत बाबा से मेरा लहू का रिश्ता नहीं था और वो मेरे मालूम मता के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर बैठा था, और जिनसे मेरा लहू का करीब तरीन रिश्ता था वो अपने माल के लिए रोजे अव्वल ही से मेरी जान के दुश्मन हो रहे थे। रिश्तों का खेल भी किस कदर अजीब होता है, ये अक्सर नाकाबिले फहम और नाकाबिले यकीन सा। रहमत बाबा से मुझे ये तो मालूम हो ही चुका था कि तुकीर के नाम से मेरे घर में ठहरा हुआ शख्स मेरी गैर मौजूदगी में बार बार फोन करता रहा था, कभी अपनी असल आवाज में और कभी बदले हुए लब लहजे में। उसे ये साफ जाहिर था कि वो तुकीर रहा हो या ना रहा हो, मगर A2 जरूर था।